So, good morning, student. We are going to start a structural programming. This is the lecture 1. Structural structural programming. Fine. C language. Okay. Myself, Engineer Jackson Sahani, a computer science engineer, and currently working in Biggest Public College as a program head, BIM and BIT. From today, we will be studying structural programming. That is basically a C language. It's also called a mother of programming language. We can say a high level language that we will be studying. So, अब हम ये छो कि हमें C language की ना पढ़ना है इसको जो फर्स्ट टाइम यदि हामी कोडिङ गर्न गइरहेछौँ भने सी ल्याङ्ग्वेज को डिटेल्स हामीले थाहा हुनु पर्यो प्रोग्रामिङ के हो भने थाहा हुनु पर्यो यसको काम के हो थाहा हुनु पर्यो सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टास्क सपोज दिस इज अ म्यान कोडिङ त हामी पढ्छौँ प्रोग्रामिङ पढ्छौँ तर हामी एउटा सानो एक्जाम्पलबाट स्टार्ट गरौँ कि प्रोग्रामिङ किन पढ्नुपर्छ हामीहरूलाई दिस इज अ म्यान बी एन्ड दिस इज अ म्यान यहाँ एउटा मान्छे छ ए और त्यहाँ एउटा मान्छे छ बी यहाँ पे एक ए है और एक बी है मान लो कि ए को कोई काम करवाना है बी से तो ऑब्वियसली बी इज गोइंग टू यूज द लैंग्वेज ऑफ ए इज गोइंग टू यूज द लैंग्वेज ऑफ बी यानी ए को कोई काम करवाना है बी से तो ए को उस भाषा में बात करना होगा जो भाषा बी को आता हो या बी का ही भाषा होना चाहिए Suppose B knows the English. B knows the English. Then A must know the English. A को English आना ही चाहिए. A लाई English आउनै पर्यो. यदि A लाई मानौँ कि हामीले भोजपुरी आइरहेछ भने यो B सँग चाहिँ काम गराउन सक्दैन. It's a barrier. A language barrier. यहाँको language barrier हुन जान्छ. त्यस कारणले अब B लाई के गर्नु पर्यो? What? Then A must learn English. A language seeking for it. Once the A will learn the English, now A can command B to perform the task. Simple. This is a simple concept. In the same way, this is the machine. This is the machine, and here is one person, and that person P. That person P want that machine to perform the task. तो पर्सन जुन पी छ उले कुनै काम गराउनु छ मसिन सँग भने यो पर्सन पी लाई के आउनु पर्यो मसिन को भाषा आउनु पर्यो यानी if you speak in English my machine cannot understand in Bhojpuri Punjabi Mathli whatever language that is available machine ले बुझ्न सक्दैन त मसिन ले कुन भाषा बुझ्छ त मसिन ले चाहिँ आफ्नो भाषा बुझ्छ हामी पहिलो एक्जाम्पलमा के हेर्यौं भने यदि ए लाई बी सँग कुनै काम गराउनु छ भने बी को भाषा ए लाई आउनु पर्यो इन द सेम वे अगर हम लोग चाहते हैं कि जो मशीन है मेरा मशीन कोई काम करे तो मुझे मशीन का भाषा आना चाहिए तब नहीं मशीन समझेगा सो अब मशीन का भाषा ही क्या है प्रोग्रामिंग है लैंग्वेज ऑफ मशीन इज प्रोग्रामिंग सिंपल अगर शुद्ध नॉर्मल भाषा में अगर लेमन भाषा में समझा जाए तो मशीन का भाषा ही क्या है प्रोग्रामिंग है इफ यू गो फॉर द डेफिनेशन दैट बेसिकली मेंशन्ड इन द बुक्स प्रोग्रामिंग इज द इंस्ट्रक्शंस or the set of instructions through which we can instruct the machine to perform the task. तो दुनिया में बहुत सारा लैंग्वेज डेवलप किया गया है मशीन के लिए जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं देयर आर वेरियस लैंग्वेज इन द वर्ल्ड सो अब हम लोग स्टार्ट करें तो कहाँ से करें तो हामीहरूको पासमा स्टार्टिङ चाहिँ हामी गर्छौँ सी ल्याङ्ग्वेज That's the important Japanese language, Korean language, English language. In the same way, C is also the language and C is the language of machine. If we start learning the language or we learn the language, we can now communicate with the machine.
या एम सिस्टम में यदि वो कंप्यूटर छा या मैं भन्छु इसमें हम बोलेंगे ये 5+5 करो तो मेरे लिए कंप्यूटर इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म मी बिकॉज ये मेरा भाषा समझ ही नहीं पा रहा है। तो मुझे इस कंप्यूटर का भाषा मुझे आना चाहिए अगर मुझे कोई काम करवाना है तो इसका ही भाषा क्या है? सी है। देयर आर वेरियस लैंग्वेज, जावा है, सी है, पाइथन है, सी शार्प है, बहुत सारा लैंग्वेज है। तो स्टार्टिंग हम लोगों को सी से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल्स और इजी तरीके से इस लैंग्वेज को समझा जा सकता है, बुझा जा सकता है। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि लैंग्वेज जानना क्यों जरूरी है। तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज through which we can communicate with the machine. Hope you have understood this session. So, once again welcome back. तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में सेशंस में हम लोगों ने ये देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना क्यों जरूरी है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या एक्चुअली। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, दो इंसान के बीच में और एक मशीन और इंसान के बीच में। अब व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो एक सिंपल डिफिनेशन हमारा बन गया। तो इट इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट द मशीन टू परफॉर्म द टास्क। यही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम लोग क्यों पढ़ते हैं, जरूरी क्यों है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना? तो इसका आंसर सिंपल है, टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, टू अर्न द मनी, टू गेट द गुड जॉब। इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्ट्री जाना जाए लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह का। ओके, ये जो सी लैंग्वेज जो है 1970s में बोल सकते हैं हम लोग, was developed by a Dennis Ritchie। 1972 में एक्चुअली ये रिची डेनिस द्वारा, डेनिस रिची हम लोग बोल सकते हैं, उन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने अचानक से दिन उठा, अचानक से सपना आया और सी लैंग्वेज को लिख दिया, ऐसा नहीं। इससे पहले भी अल्गो 60, सीपीएल, बीसीपीएल, बी लैंग्वेज ये सब डेवलप हो चुका था। तो उनमें कुछ कमी था और उनका कुछ अच्छा फीचर्स लेकर के रिची डेनिस ने एक नया लैंग्वेज डेवलप किया एंड दैट वाज कॉल्ड अ सी लैंग्वेज। अभी कितना चल रहा है? तो 2025 डेवलपमेंट हुआ था 1970s में। लगभग देखा जाए तो 30 और 25, 55, 60 साल पहले का ये लैंग्वेज है एंड स्टिल वी आर रीडिंग इट। और दिस लैंग्वेज इज वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज टू स्टडी द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम लोगों को वार्म अप होना जरूरी है। पहले हम लोग को डेटा समझना जरूरी है कि डेटा होता क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी कंप्यूटर से काम करवाना है तो ऑब्वियसली उसमें मुझे कुछ ना कुछ डालना होगा। दिस इज अ मशीन, ये मशीन है। इस मशीन से अगर मुझे कुछ काम करवाना होगा तो मुझे क्या इनपुट करना होगा? डेटा। मशीन का क्या काम रहेगा? प्रोसेसिंग करना और उसके बाद हम लोग क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। यानी हम लोगों को क्या चाहिए? अब डेटा चाहिए। वो डेटा क्या करेंगे? इस कंप्यूटर में डालेंगे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेंगे और वो क्या करेगा? कंप्यूटर हमारे लिए काम करेगा। तो इतना काम करवाने के लिए, यही काम करवाने के लिए क्या आना चाहिए? लैंग्वेज आना चाहिए, प्रोग्रामिंग आना चाहिए। इसी काम के लिए आते हैं। डेटा क्या है ये जानना जरूरी है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द डेटा इज। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, फिगर एक्सेट्रा। रॉ का मतलब ये कि कच्चा चीज है, अब ये प्रोसेस्ड नहीं हुआ, इसीलिए इसको रॉ फैक्ट्स और फिगर्स बोला जाता है। वंस द डेटा इज इंसर्टेड इनटू द सिस्टम, डेटा गेट प्रोसेस्ड, यानी पक जाएगा डेटा गेट प्रोसेस्ड एंड देन फाइनल इट इज जनरेटेड एज अ आउटपुट कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन के रूप में हमारे लिए बाहर आएगा। यानी डेटा और इंफॉर्मेशन में यही फर्क हुआ। अनप्रोसेस्ड things are called the data and the processed things are called the information, or processed data are called the informations.
तो अब देखते हैं, हम लोग वहीं पे आएंगे। अब हम यहीं आउने डेटा चाहिँ के गर्नु पर्यो, सिस्टममा दिनु पर्यो। सिस्टमले के गर्छ, प्रोसेस गर्छ र प्रोसेस गरेपछि हामीले के दिन्छ, इन्फर्मेसन दिन्छ। अब त्यो प्रोसेसिङ गराउने क्रममा, डेटा इनपुट गराउने क्रममा, डेटा आउटपुट दिने क्रममा हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु पर्यो, एन्ड द्याट इज द सी। त्यही हो हामी सी। हुन त धेरै किसिमको ल्याङ्ग्वेज, धेरै किसिमको ल्याङ्ग्वेज छन्। कुनै पनि एउटा ल्याङ्ग्वेज हामी युज गरेर यो सब काम गराउन सक्छौँ, बट आवर ट्युटोरियल्स इज अफ सी ओन्ली, so our main focus will remain on the C. So now let's study about the data. What the data is? अब डिटेल में हामी डेटा को बारे में पढौं, जुन सी को लागि बेसिकली हामी युज गर्छौं। अब बुक्सहरुमा त लेखेका हुन्छ देयर आर भेरियस टाइप्स अफ डेटा, मतलब हामी इजी भाषामा हामी डेटा बुझ्ने छौं। अहिले हामीसँग दुई किसिमका डेटा छन्, numeric data and another is non-numeric data. Okay. अब हम डिटेल पढ्छौं सीमा त्यसमा हामी हेर्छौं प्राइमरी डेटा, ड्राइभ डेटा, युजर डिफाइन्ड डेटा, त्यो सब पछिको कुरा हो। बट जब हम स्टार्ट गरिरहेको छौं भने बेसिकबाट स्टार्ट गरौँ ताकि हाम्रो फ्लो मेन्टेन हुन्छ। न्यूमेरिक डेटा एक ऐसा डेटा जिसमें नंबर्स हो, जैसे 5, 8, -12, 13.89, 12.05. These are something called a numeric data. And non-numeric means those data that doesn't have a mathematical importance, like A, B, apple, cat, 5, 56. These 5 and 6 are also called a non-numeric data, but it doesn't have any mathematical importance. It is acting like a symbol. A symbol को मैं काम कर रहा है, hash, question mark. These are some non-numeric data. अब I know आप लोगों को confuse हो गई यहाँ पे, मैंने वहाँ पे 5 और 56 non-numeric में भी लिखा हुआ है और numeric में भी लिखा हुआ है, तो 5 दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है। बट वहां वाला जो 5 है इसका कोई मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, उस पर हम लोग कोई भी प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। तो वहां पे जो 5 और 56 है दैट इज एक्टिंग एज अ सिंबल्स रेदर देन द नंबर। फिर ये न्यूमेरिक डेटा को आगे में डिवाइड करोगे, कैटेगराइज करोगे, तो दो किस्म में आएगा, एक नंबर विदाउट पॉइंट और एक नंबर विथ पॉइंट। एक ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट ना हो, डेसिमल ना हो, जैसे एग्जांपल 5, 81, 63। और नंबर विथ पॉइंट यानी डेसिमल क्या है, -3.89 -5.0 12.82, यानी एक ऐसा नंबर जिसमें क्या है, पॉइंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर विथ पॉइंटर, डेसिमल। और सी लैंग्वेज में नंबर विदाउट पॉइंट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, और इसका शॉर्टकट नाम क्या है, INT स्मॉल में। INT का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा डेटा जो नंबर हो और उसमें पॉइंट ना हो, और यहाँ पे दूसरा है एक ऐसा डेटा जिसमें नंबर्स हो और पॉइंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोट चाहे डबल बोलते हैं। यानी हम के भन्छौं भने फ्लोट या डबल भन्छौं। अब फर्दर पनि हामी पढ्छौं फ्लोट र डबलमा के फरक छ, पक्कै स्पेलिङको त फरक छ, बट अपार्ट फ्रम दैट फ्लोट र डबलमा अलि फरक छ। तो पढ्छौं बिस्तारै बिस्तारै। तो यहाँ इंटीजर र यहाँ हामी के हेर्यौं, these are the data that belongs to the numbers। तो इंटीजर भनेको कस्तो डाटा हो, जसमा हामी के गर्छौं, नम्बर्स हुन्छ र त्यो नम्बरमा के हुन्छ भने पॉइन्ट हुँदैन। र फ्लोट एउटा यस्तो डेटा हो, डबल एउटा यस्तो डेटा हो, त्यसको पनि क्वालिटी के हो, नम्बर होल्ड गर्ने, कस्तो नम्बर होल्ड गर्ने, जसमा पॉइन्ट हुन्छ। यहाँ प्लस माइनसले केही फरक पर्दैन, either you should mention plus here or you don't mention plus here, that doesn't make any sense। So आजको लेक्चरमा हामी के हेर्यौं भने
डेटा दुई किस्म का है रहे हो। फर्दर जब हम इसी विस्तारी पढ़ते जाएंगे पढ़ते पढ़ते, उसके बाद हम लोग ये भी देखते जाएंगे कि डेटा का और डिटेलिंग हम लोग देखेंगे। दो किस्म का डेटा, न्यूमेरिक और नॉन। और हम लोगों ने एक चीज ये भी क्लियर कर लिया कि इंट क्या है, फ्लोट क्या है, डबल क्या है। ये चीज हम लोग अब बेसिकली सीखते जाएंगे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम ये स्टार्ट होगा। इसका यूज कैसे होता है, कैसे करना है, विल स्टार्ट लर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सेशन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था, इंट के बारे में पढ़ा था, फ्लोट के बारे में पढ़ा था और डबल के बारे में पढ़ा। अब ध्यान दीजिए, C is a case sensitive language। केस का सेंसिटिव का मतलब ये होगा कि यहाँ पे स्मॉल मैंने लिखा हुआ है तो कंप्यूटर में भी स्मॉल ही रहेगा, यानी स्मॉल i इज नॉट इक्वल टू द कैपिटल I, इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। स्मॉल a इज नॉट इक्वल टू द कैपिटल A, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केस सी में ये होता है, ये A अलग है और वो A अलग है। ओके, अब धीरे धीरे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग इस डेटा को ज्यादा फोकस करेंगे, इंट फ्लोट वाले डेटा को हम लोग फोकस करेंगे। मैंने क्या बोला था, इंट एक ऐसा डेटा टाइप है जो नंबर्स होल्ड करता है, फ्लोट भी एक ऐसा डेटा का टाइप है जो नंबर होल्ड करता है। दोनों में फर्क क्या है, तो इंट एक ऐसा नंबर होल्ड करेगा जिसमें पॉइंट्स ना हो और फ्लोट एक ऐसा नंबर होल्ड करेगा जिसमें पॉइंट्स हो। यह डबल इज सिमिलर टू फ्लोट, बट ये 6 डिजिट पर काम करता है पॉइंट के बाद, ये 15, 10, 15 तक ये जाता है लगभग, यानी डेसिमल के बाद ज्यादा पॉइंट चाहिए इसलिए। चल ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। सो लेट्स क्लियर द डायग्राम। दिस इज अ कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में मुझे डेटा इन करना है, मुझे इस कंप्यूटर में क्या करना है, डेटा इन करना है। आई वांट इनपुट दिस 5 टू अ कंप्यूटर। अब ऐसा नहीं कि 5 बोलूंगा और सीधे चला जाएगा। 5 को इन करने से पहले ये काम करना होगा, आई मस्ट स्टोर 5 समवेयर। कहीं ना कहीं मुझे 5 को स्टोर करना पड़ेगा। और समवेयर कहाँ होगा, व्हाट द समवेयर मींस, समवेयर मींस इन एनी किसी ना किसी वेरिएबल पे मुझे इस 5 को स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो मान के मैं चलता हूं, मेरा a इज इक्वल टू 5, मैंने ये का वैल्यू क्या ले लिया, 5 ले लिया, स्टोर तो हो गया। अब कंप्यूटर इज अ डॉल मशीन, हम लोग पढ़ते आए हुए हैं, या अगर नहीं पढ़े तो हम लोग लेट्स अंडरस्टैंड। कंप्यूटर इतना डॉल है, इसको सब कुछ बताना पड़ेगा। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ नेचुरल इंटेलिजेंस वी कैन से ये 5 है और ये a है, इसमें पॉइंट नहीं है, हम लोग समझ सकते हैं, मगर मशीन को सब कुछ समझाना जरूरी है। तो ए क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जो 5 को होल्ड करके रखा हुआ है, ये हम समझ रहे हैं। मशीन को समझाने के लिए इसके आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इंट लगाना पड़ेगा। और अब जाके ये मशीन समझेगा ए इज अ वेरिएबल। ए क्या है, एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू क्या है, 5 है, और ए का डेटा टाइप क्या है, इंट। डेटा टाइप का मतलब ये जो डेटा है ए का वैल्यू जो 5 है, उसका टाइप क्या है, किस टाइप का डेटा है, तो ये इंट टाइप का डेटा है, दैट इज इंटीजर, ये इंट टाइप का डेटा है। तो अगर देखा जाए, इसको अगर सिंटेक्स लिखा जाएगा किसी भी डेटा को स्टोर कराने के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, दिस इज अ सिंटेक्स। देखिए तो कितना आसान हो गया ये। कोई भी डेटा स्टोर करवाना है, इन करवाना है, तो हमको क्या बल चाहिए, जो कहीं ना कहीं किसी डेटा को क्या करे, होल्ड करे, और उसका डेटा टाइप होना चाहिए। मान के चलो मुझे स्टोर करवाना है 91.62, ये मुझे स्टोर करवाना है। ओके, तो ये जानना जरूरी है कि किस टाइप का डेटा है। तो दिस इज पॉइंट वाला डेटा, और पॉइंट वाला डेटा के इस क्लियर हो गया, या तो ये फ्लोट हो जाएगा, अच्छा है ये डबल हो जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। तो हम लोग बेसिक चलते हैं, फ्लोट से चलते हैं। अब फ्लोट है
और मुझे इसको स्टोर कराना है तो किसी दूसरे डेटा के लिए, तो मैंने यूज कर लिया है, तो x इज इक्वल टू 91.62 और इसके आगे मैं लिखूंगा देखो स्मॉल में ये क्या होगा फ्लोट x इज इक्वल टू 91.62। अब कंप्यूटर इसको समझ जाएगा x इज अ वेरिएबल एंड द वैल्यू ऑफ x इज 91.62 एंड इट इज अ पॉइंट नंबर, अ पॉइंट नंबर विद अ डेसिमल्स। तो यहां चीज क्लियर हुआ, ये भी क्या है, ये है डेटा टाइप, ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है। तो हम लोगों ने आज के सेशन में ये सब चीज देखा कि कोई डेटा को किसी वेरिएबल पे स्टोर कैसे करना है और उसके बाद उसका डेटा टाइप करना क्यों जरूरी है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग इंसान के रूप में ये समझ सकते हैं 91.62 क्या है, 5 क्या है, 81.0 क्या है, वी कैन अंडरस्टैंड, बट मशीन को समझाने के लिए हम लोगों को पूरा सिंटेक्स ही लिखना पड़ेगा, देन ओनली machine can understand what actually data type and the variables are. Ready? Now आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्राम लिखना थोड़ा बहुत, ठीक है। प्रोग्राम को लिखा कैसे जाए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जाए ताकि वो मेरा काम करे। प्रोग्राम लिखने के लिए, कोड लिखने के लिए आई नीड व्हाट, आई नीड कंपाइलर। अच्छा चलिए आईडी मान लेते हैं इसमें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मुझे एक आईडी चाहिए, कंपाइलर चाहिए, जहां पे मैं अपना क्या करूं प्रोग्राम लिखूं और प्रोग्राम क्या करे कंप्यूटर में वो चल जाए। अगर इसको देखा जाए डिफिनेशन के हिसाब से तो आई नीड अ कंपाइलर, जहां पे क्या चाहिए मुझे ही है सॉफ्टवेयर, एक ये सॉफ्टवेयर ही है जहां पे मैं अपना इंस्ट्रक्शन लिखूंगा कंप्यूटर के लिए और मैं बोलूंगा कंप्यूटर जी ये काम परफॉर्म कर दीजिए मेरे लिए। अब देयर आर वेरियस कंपाइलर अवेलेबल, वेरियस का मतलब बहुत सारा कंपाइलर अवेलेबल है। कुछ एग्जांपल्स अगर देखा जाए मार्केट में है, हमारे पास VS कोड है, उसके बाद डेव C++ है, कोड ब्लॉक अगर यूज करना है तो 17.2 को यूज कर लेना, उसके बाद टर्बो C है, देयर आर रोडलेंट C है, तो देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर। मैं कंपाइलर की जगह में सॉफ्टवेयर सब यूज कर रहा हूं, आप लोग रिलेट कर लेना इसको। तो देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर वेयर वी कैन राइट आवर कोड और प्रोग्रामिंग एंड वी विल एग्जीक्यूट दैट कोड टू परफॉर्म द। अब मैं पूरा सेशन के लिए जो मैं इसमें से सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूं, जो मैं कंपाइलर यूज करने वाला हूं, वो मेरा वाला कंपाइलर ये रहेगा डेव C++। थोड़ा देर में हम लोग एक लाइव डेमो देखेंगे। ये मेरा क्या रहेगा, एक कंपाइलर यूज होने वाला है डेव C++, ठीक है। अब कंपाइलर क्या है, तो अगर देखा जाए तो कंपाइलर कोड को चलने लायक एक फाइल बना देता है। उसका हम लोग पढ़ेंगे आगे लिंकिंग में, लाइब्रेरीज में, माइक्रो प्रो डायरेक्टिव्स वगैरह में हम लोग वहां पे पढ़ेंगे इसका और डिटेल वर्किंग प्रिंसिपल्स। तो आज के लिए हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर का नाम है डेव C++ और उसी में हमारा क्या रहेगा, पूरा कोडिंग रहने वाला है पूरा सेशन का। ओके, हम लोग घर बनाते हैं कोई भी तो घर का एक टेम्पलेट्स होता है, खाना बनाते हैं खाना बनाने का एक टेम्पलेट्स होता है, चाय बनाते हैं चाय बनाने का एक टेम्पलेट्स, एवरीथिंग हैज अ टेम्पलेट्स। इन द सेम वे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम लोग को एक टेम्पलेट्स चाहिए, ये ऑलरेडी है। उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, हर एक सी प्रोग्रामिंग में, हर एक कोडिंग में हम लोग मेंशन करेंगे एंड दैट टेम्पलेट्स इज, यहां हम लिख देख लीजिए आप लोग, हैज स्मॉल में CLUD, उसके बाद सब स्मॉल में STDIO, उसके बाद यहाँ पे हैज इंक्लूड conio.h, उसके बाद हम लोग int main ये और ये लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओके। तो दिस इज द टेम्पलेट्स और हमारा कोडिंग वाला पोर्शन कहाँ रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा आवर
इंस्ट्रक्शन, हम लोग का इंस्ट्रक्शन कहाँ रहेगा, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, उसके ऊपर एक फंक्शन है, तो ये हर एक प्रोग्रामिंग में आप लोगों ने यूज करना है। एंड दिस इज आवर प्लेस वेयर वी कैन राइट आवर कोड। ओके, अब जैसे कि अब सी में भी डेवलपमेंट हुआ, अपडेट्स आया, तो आगे चल के इस चीज को हटा दिया गया, ये नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत। तो अगर यही देखा जाए तो कुछ ऐसा बन जाएगा हम लोगों का, हैज इंक्लूड stdio.h, उसके बाद सीधा आप लोग लिख दो इंट में ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, यहां पे लिखो RETURN रिटर्न, बस। यानी आगे चल के ये टेम्पलेट्स इसमें हो गया, एंड दिस इज द प्लेस, यही एक जगह है वेयर वी विल राइट आवर कोड या इंस्ट्रक्शन या काम, जो भी आप लोग देख लीजिए, यहीं पे हम लोग अपना इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ये भी फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, प्रोग्राम रन करेगा, वो भी फॉलो कीजिए, प्रोग्राम रन करना ही है, इसका कोई यूज है नहीं, तो इसीलिए इसको हटा दिया गया। क्वेश्चन आएगा सर ये इंक्लूड stdio.h क्या है, इंक्लूड conio.h क्या है, ये getch क्या है, ये रिटर्न 0 क्या है, तो अभी के लिए इट्स नॉन ऑफ आवर बिजनेस, अभी के लिए हम लोग को जानना जरूरी भी नहीं है, अगर मैं समझाने जाऊंगा तो आप लोग समझ भी नहीं पाइएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा, ये ऑटोमेटिक हम लोग सीखना स्टार्ट कर देंगे। हैश इंक्लूडिंग क्यों जरूरी है, stdio.h ही क्यों जरूरी है, वहाँ पे इंट मेन ही क्यों जरूरी है, रिटर्न 0 ही क्यों जरूरी है, वो धीरे धीरे हम लोग सीखना स्टार्ट कर देंगे। जब समय आएगा ऑटोमेटिक आप लोगों को क्लियर होते जाएगा ये सब चीज। तो हम लोग चलिए आज हम लोग लाइफ का पहला प्रोग्रामिंग करने चलते हैं। लाइफ को पहलो कोडिंग कोडिंग भनेको इन्स्ट्रक्सन दिन गइरहेको छु कम्प्युटरलाई कि कम्प्युटरहरु लागि यो काम गरिदियो, अनि कम्प्युटरले के गर्छ, हाम्रो लागि त्यो काम गरिदिन्छ। ओके, सपोज म चाहिरहेको छु, यो मसिन हो मेरो, दिस इज अ मसिन, आई वान कम्प्युटर, यहाँ तिमीहरुले मेसेज डिस्प्ले गर त, आई लभ बिरगंज पब्लिक कलेज, के मेसेज डिस्प्ले गर्नु पर्यो, आई लभ बिरगंज पब्लिक कलेज, यो मैसेज, दिस इज अ मैसेज। म के चाह रहा हूं भने, हम क्या चाह रहे हैं कि मैं कंप्यूटर को बोलूं कि कंप्यूटर बोलो आई लव बिरगंज पब्लिक कॉलेज, ये बोलो, ये डिस्प्ले करो, तो कंप्यूटर का काम क्या रहेगा, वो मेरे लिए डिस्प्ले करवा देना। सिंपल फर्स्ट प्रोग्राम यही। तो लेट मी क्लियर दिस। सी का प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोग को एक टेम्पलेट चाहिए, और वो टेम्पलेट्स क्या है, हैज include stdio.h int में देखिए ये केस सेंसिटिव है, दिस इज अ स्मॉल आई, ऑल दीज आर द स्मॉल, आप यहाँ पे कैपिटल आई नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे कैपिटल नहीं लिख सकते हो, सब स्मॉल लिखना है। तो इंस्ट्रक्शन क्या देना है, ये सब बताऊंगा मैं, रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं, दूसरा कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आई विल टीच यू। मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है, मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास एक सी लैंग्वेज में कमांड है, और उस कमांड का नाम है PRINT, स्मॉल में है ये, उसके बाद इन्वर्टेड एंड सेमीकोलन। ये वाला जो आप लोग पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, मैसेज, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, जे पण यहाँ लेख्न सक्छौं, त्यो के भइहाल्छ, यो हाम्रो मेसेज भइहाल्छ, अनि त्यसले के गर्छ, कम्प्युटर डिस्प्ले दिन्छ। So what we should write here, what we supposed to write here, a small y PRINTF, ओके, के थियो मेरो मेसेज, आई लभ BPC या बिरगंज पब्लिक कलेज, अनि यहाँ क्लोज र सेमिकोलन। लिसन, हेर्नुस्, अब यो फर्मेट र त्यो फर्मेट एकदम सेम छ। यो पोर्सन में हामी इन्भर्टेड कमा जुन छ यसको बीचमा के राख्छौं भने मेसेज राख्छौं, यहाँ पनि म के राखे, मेसेज राखे। र यो printf इज अ फंक्शंस एंड दैट इज बेसिकली यूज्ड टू प्रिंट को मतलब हो डिस्प्ले, यानी डिस्प्ले द मैसेज ऑन द कंसोल। कहाँ, यो कंसोल में मैसेज डिस्प्ले गरिन्छ।
यो हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम हो कहीं कहीं लेके तुमचे हेलो वर्ल्ड है ना ठीक है इट्स ऑल्सो गुड तर मेरू लागी आई लव बीपीसी इज माय फर्स्ट प्रोग्राम कि हम लोग कोडिंग करेंगे अभी सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेंगे आई विल इंस्ट्रक्ट द मशीन टू परफॉर्म द टास्क और हमारा टास्क क्या रहने वाला है तो आई लव बीपीसी को क्या कर देना है डिस्प्ले कराना है सिंपल वेरी सिंपल टास्क आई वांट अ सिस्टम टू डिस्प्ले आई लव बीपीसी तो उसके लिए या कोई भी टास्क करने के लिए सी लैंग्वेज में हम लोग को जो मैं कंपाइलर यूज करने वाला हूँ वो कंपाइलर का नाम है डेव सी प्लस प्लस आई प्रोवाइड द लिंक टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर और उसका इंस्टॉल कर लेना है डबल आप क्लिक कीजिए जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे खुल जाएगा दिस इज द इंटरफेस ऑफ सी प्रोग्रामिंग नहीं डेव सी प्लस प्लस का इंटरफेस है ये यहाँ क्लिक ऑन दिस फाइल न्यू एंड देन क्लिक ऑन सोर्स फाइल आ गया फिर इस फाइल पे क्लिक कीजिए और सेजेस पे क्लिक करके यहाँ पे लिखिए राइट योर प्रोग्राम नेम जैसे कि माय फर्स्ट लैब डॉट सी चाहे डॉट सीपीपी सी आपने एक्सटेंशन दे देना है चाहे डॉट सीपीपी लिख देना अब ये सी का मतलब हो जाएगा कि जो फाइल है वो सी लैंग्वेज का है इसीलिए सीपीपी का मतलब हो जाता है अपना सी प्लस प्लस के लिए तो सीपीपी लिख दो कोई दिक्कत नहीं दैट्स फाइन ओके ये बात था int main opening closing return तो दिस इज द टेम्पलेट यही हम लोग का टेम्पलेट है जो मैंने बोला ही था हैश इंक्लूड studio.h आप लोगों को लगता है वैसे बड़ा सिंबल यूज करने को हो रहा है तो देखिए आप लोग सी लैंग्वेज में जो ज्यादा से ज्यादा यूज होगा एक सिंबल हैश यूज होगा उसके बाद ये होगा उसके बाद ये होगा सेमीकोलन ये जो सिंबल से बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और परसेंटेज नहीं परसेंटेज तो these are the common क्या बोलते हैं सिंबल्स that will be using और बच्चे अक्सर यही पे गलती करते हैं कोई सिंबल्स भूल जाता है यही सिंबल क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम अभी यही सिंबल्स ज्यादा करके यूज हुआ होगा तो we are going to instruct computer to print I love BBC अच्छा बिजनेस पब्लिक कॉलेज तो मैंने क्या कमांड लिखा था लास्ट टाइम में मैंने लिखा था I will be using printf ये वाला कमांड मैंने यूज किया तो वो सेमीकोलन एक्चुअली printf और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा I love BBC अब ये स्पेस है तो स्पेस से कोई मायने नहीं रखता है आप स्पेस दो ना दो यहाँ पे that doesn't create any sense स्पेस को ये कंपाइलर बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इसको हटा देता है तो मेरा ये तो टेम्पलेट लाइन नंबर 1 2 and 6 and 5 are the templates और यहाँ पे 4 नंबर लाइन क्या होगा एग्जीक्यूट होगा ओके मैंने प्रोग्राम लिख दिया प्रोग्राम कंट्रोल यस तब सेव हो जाएगा ये जो लिखा हुआ चीज है इसको हम लोग अपने कंप्यूटर वर्ल्ड में क्या बोलते हैं सोर्स कोड बोलते हैं तो ये क्या हो गया सोर्स कोड हो गया अब ऐसे ही नहीं चलेगा हम लोग को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना होगा कि इस चीज को चलाओ रन इट तो रन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा रन करने के लिए इस चीज को हम लोगों को पहले करना पड़ेगा कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट कंपाइल का मतलब हुआ कि ऑप्शन मेनू में वहां पे एक ऑप्शन है कंपाइल होने के बाद यहाँ पे दिख जाएगा पूरा कोई रेड सिंबल्स वगैरह नहीं है यानी कंपाइल हो चुका है प्रोग्राम कोई गड़बड़ नहीं है उसके बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे रन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे रन पे क्लिक कीजिए व्हेन यू क्लिक ऑन द रन I will request the cameraman to please log BBC यहाँ पे आ गया BBC यानी एक आउटपुट आ चुका है ठीक है इसका शॉर्टकट ये भी है हमारे पास ये कंपाइलर रन करोगे डायरेक्ट कंपाइलर पे यहाँ पे रन हो जाएगा ये भी प्रोसेस है एक अच्छा और शॉर्टकट यहाँ भी है यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं आइकन है और यहाँ पे क्या है कंपाइल करने का ऑप्शन है यहाँ पे रन करने का ऑप्शन है यहाँ पे कंपाइल एंड रन एक साथ करने का ऑप्शन है अगर इस पे भी आप क्लिक कर दोगे तो डायरेक्ट वही काम होगा चलो आई लव बीपीसी हो गया आई लव नेपाल हम लोग लिखते हैं मान के चलिए नेपाल कंट्रोल ऐसे सेव कर लेना है तो ये एग्जीक्यूट में जाके काम कीजिए वो भी सही है चाहे डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास कंपाइल एंड रन या F11 व्हेन यू प्रेस इट ये प्रोग्राम चल जाएगा कंपाइल होकर क्या हो जाएगा रन हो जाएगा और आई कैन सी द मैसेज ओवर हियर आई लव नेपाल
तो आज के लिए